चलिए, तो अब हम आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी इंटरव्यू। स्लाइड तो आपको प्रॉपर दिखेगी तो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो चेहरा ना दिखे इतना ढंग से तो कोई इशू नहीं, आप इस पर ध्यान दीजिए स्लाइड पर। तो एमपीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, क्या गलतियां करते हैं छात्र जिससे उनको परेशानी आती है, तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है इंटरव्यू में, वो ये समझना है कि हमको एक्चुअली में डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। सबसे पहली चीज़ कि ये है क्या, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है यानी व्यक्तित्व का परीक्षण है या ये साक्षात्कार है। तो थोड़ा सा पहले हम इस पॉइंट को समझ लें कि आखिर इंटरव्यू में लिया क्या जाता है। क्या वो देखने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या आपसे बातें पूछकर, आपका इंटरव्यू लेकर, साक्षात्कार लेकर, आपसे बातचीत करके आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी तरह से ध्यान रखें, इंटरव्यू का सीधा सीधा मतलब होता है, एमपीपीएससी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट लेने का प्रयास हो रहा है, आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण करने का प्रयास हो रहा है। क्यों? देखिए, आपके नॉलेज टेस्ट के लिए ऑलरेडी उनने प्री एग्जामिनेशन ले लिया है, मेंस एग्जामिनेशन ले लिया है, तो आपका वो नॉलेज टेस्ट कर चुके हैं, आपका नॉलेज की गहराई भी वो देख चुके हैं, सिलेबस पे पकड़ भी देख चुके हैं, आपके प्रेजेंटेशन स्किल भी देख चुके हैं, यानी कुल मिलाकर आपके जो नॉलेज से संबंधित चीज़ें थी वो अब उन्होंने अच्छी तरह से समझ ली। तो अब बात क्या आई? अब बात आई कि आखिर आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, क्या वो एक ऑफिसर बनने लायक है, क्या वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की क्वालिटी रखता है? आपका व्यक्तित्व, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, क्यों ये देखना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति का, किसी छात्र का व्यक्तित्व किस तरह का है, ये देखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए, भविष्य में आप बनेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को के सामने बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, बहुत सारी इमरजेंसी आती है, बहुत सारी परेशानी आती है। तो वो ये देखना चाहते हैं इंटरव्यूअर कि आप उस तरह की जब परेशानियां, उस तरह की सिचुएशन जब आपके सामने आएंगी, आप किसी ज़िले में एसडीएम होंगे, आप किसी तहसील में होंगे, ज़िले में होंगे, बड़े ज़िले में होंगे, और उस समय आपके सामने विभिन्न परिस्थितियां आएंगी, विशेष तौर पर इमरजेंसी आएंगी, जैसी अभी कोरोना काल में आ रही हैं। डे टू डे बेस पे ऑफिसर्स को निर्णय लेना पड़ रहे हैं, एक दिन में 3 बार अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ रहा है, अपनी गलतियों से सीखना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में एक ऑफिसर के रूप में, एक वुड बी ऑफिसर के रूप में, भविष्य के ऑफिसर के रूप में, उस कैंडिडेट में, उसकी पर्सनालिटी में वो क्वालिटी है या नहीं, ये देखने का काम किया जाता है एमपीपीएससी इंटरव्यू। सो पहली चीज़ ध्यान रखें, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण ज़्यादा है, आपके नॉलेज का टेस्ट कम है। माध्यम जरूर कि वो आपसे बातचीत करके आपका परीक्षण करते हैं व्यक्तित्व का, लेकिन मूल रूप से आपके वो व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़ ध्यान रखें, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है और पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से। तो ये पहली चीज़ समझिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कई आपको छात्र ऐसे मिलेंगे, कई सफल छात्र मिलेंगे जो सिलेक्टेड हैं और वो कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू चला 20 मिनट, और कई ऐसे छात्र हैं जो बोलते हैं मेरा इंटरव्यू चला 45 मिनट। तो अब आप टेक्निकली जिसका 45 मिनट चला उसको तो 150 नंबर मिल जाना चाहिए था, 120 से 150 मिल जाना चाहिए, और जिसका 20 मिनट चला या 10 मिनट चला उसे तो मुश्किल से 25 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर इंटरव्यूअर को उस कैंडिडेट की पर्सनालिटी 10 मिनट में समझ में आ गई, 20 मिनट में समझ में आ गई, तो हो सकता है उसको 150, 155 नंबर मिल जाए, और 45 मिनट में भी वो उसकी पर्सनालिटी के विभिन्न आयामों को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है उसको 50 नंबर या 100 नंबर या 80 नंबर ही दें, क्योंकि उनको जो चाहिए है वो उस कैंडिडेट में नहीं दिख रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली पर्सनालिटी का टेस्ट इस तरह से वो करते हैं। तो ये पहली चीज़, पहले मैं सारे जो
ये पॉइंट है, इन पर डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे हम। पहले जो सारे पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ धीरे धीरे करके, जिससे आपको एक पूरा ब्रीफ आउटलाइन मिल सके कि इंटरव्यू क्या है, तैयारी कैसे करते हैं, कैसे इस तरह पे सारा कुछ होता है। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है इसमें, तो शक्ल शायद प्रॉपर नहीं दिखेगी लेकिन स्लाइड प्रॉपर दिखती रहेंगी आपको, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन भी आपके दिख रहे हैं प्रॉपर, बस कुछ वो टेक्निकल है तो शक्ल प्रॉपर नहीं दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ मुझे लगता है ये क्लियर हुई होगी आपको कि यहाँ पे हो रहा है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, ना कि आपके नॉलेज का टेस्ट। एक, अब हम देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के आखिर कितने तरह के भाग होते हैं? तो देखिए, मूल रूप से इंटरव्यू में हम ब्रॉडली से डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। ब्रॉडली हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्पेशली हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पार्ट होता है जिसमें आपका थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करने की वो कोशिश करते हैं। नॉलेज टेस्ट करते हैं 3 तरह के क्वेश्चन पूछ के, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ के, एमपीजीके के क्वेश्चन पूछ के, और आपका जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी के जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करके उनके कॉन्सेप्ट की बात करके। फिर से रिपीट करता हूँ, जो पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं इनको ब्रॉडली 3 तरीके में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। भले इंटरव्यू 10 मिनट चले, 20 मिनट चले, 50 मिनट चले, लेकिन वो ब्रॉडली 3 पार्ट्स, 3 एरिया पे ही सीमित रहता है। एक एरिया रहता है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं वो। एक ऐसा पार्ट रहता है जिसमें वो आपका नॉलेज टेस्ट लेने के लिए आपकी विषय पे पकड़ कितनी थी, किस तरह से आप बोलते हैं, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन कर दिया, लिखना दिखा दिया, अब बोलते कैसे हैं आप विषय को, वो देखने के लिए वो करंट अफेयर, एमपीजीके और आपके जो स्नातक, और अगर आपने स्नातकोत्तर किया है मतलब यूजी पीजी किया हुआ है तो उनके विषयों पर और उनके कुछ कॉन्सेप्ट पर वो बातचीत करते हैं। इससे वो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। और तीसरा पार्ट होता है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करते रहते हैं आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से। आप जो आंखें सामने देख रहे हैं कि नहीं, आप आंखें कैसी झुका रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आप नीचे तो नहीं देख रहे, आप ज़मीन तो नहीं को देख रहे, ऊपर की तरफ तो नहीं देख रहे। तो ये सब वो चेक करते हैं और साथ साथ में आपको कुछ केस स्टडी दे के, कुछ आपके सामने केस स्टडी क्रिएट करके वो देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम आपको डालेंगे तो आप किस तरह से रिप्लाई करोगे, किस तरह से जवाब दोगे। तो ये समझ में आया? मूल रूप से 3 तरह के इंटरव्यू के पार्ट होते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्पेशली हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। दूसरा नॉलेज टेस्ट होता है जिसमें करंट अफेयर, एमपीजीके और आपकी यूजी पीजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तीसरा होता है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो 10-15 मिनट में आपकी वो देखते हैं, उससे वो एक अनुमान लगाते हैं। और साथ में आपको कुछ केस स्टडी देके उस पर आपका रिएक्शन देखते हुए वो समझने की कोशिश करते हैं कि आप किसी सर्टन सिचुएशन में, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी इमरजेंसी में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो वो ये देखने का काम करते हैं आपके इंटरव्यू के पार्ट्स में। इसमें ध्यान रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है पर्सनल वाले पार्ट में, वो होता है आपकी हॉबी। जो एक, देखिए, इंटरव्यू से पहले आपको एक पत्रक भरना पड़ता है, एक इन्फॉर्मेशन आपकी भर के जाती है। इन्फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी अभिरुचि, आपकी रुचि, अभिरुचि, आपके शौक वगैरह, ये सब वो लिखवाते हैं। तो आमतौर पर जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद, अभी मैं आगे डिटेल से सब पे बात करूंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद जो बात होती है वो घूम फिर के फिर आ जाती है हॉबी पे, और हॉबी पे बड़े विस्तार से बात की जाती है। कई लोग हॉबी के क्वेश्चनों को इतना बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं कि उनका बेस बन जाता है बढ़िया नंबर मिलने का। और कई लोग इस तरह से हैंडल करते हैं कि वो अपने संभावित नंबर वो भी कटवा लेते हैं। और कई जो जरूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं छात्र, वो नकली हॉबी बना लेते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने नकली हॉबी बनाई हुई है तो आप एक्सपोज बहुत जल्दी होने वाले हो, क्योंकि वो समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ ध्यान रखिए, हॉबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पढ़ें, रटें और चले जाएं। हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके साथ पिछले 10-15 साल में डेवलप हुई है, वो आपने उसे जिया है। तो उस पर कमांड से बोलना और एक नकली बना के बोलने में बहुत अंतर होता है।
तो इस तरह से नकली हॉबी ना बनाएं। आगे हम डिटेल से बात करेंगे अभी इस पे कि कैसे इस पे क्वेश्चन होते हैं, कैसे हमें जवाब देना है, वो सब करेंगे। फिर एक और तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो होते हैं हाउ टू हैंडल ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन, असमंजस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो असमंजस पैदा कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, छात्र को समझ में नहीं आता कि आखिर इसका क्या जवाब देना चाहिए, किस तरह से जवाब देना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के लिए क्वेश्चन बताता हूँ जो आमतौर पर छात्रों ने फेस किए हैं और उनको बड़ी फिर परेशानी हुई। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन में, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन वो पूछते हैं। जैसे देखिए, छात्र अंदर इंटरव्यू रूम में अंदर उसने एंटर किया। अंदर एंटर करने के बाद आमतौर पर पहली चीज़ होती है कि अगर वो सुबह का टाइम है तो वो गुड मॉर्निंग बोलेगा, या दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलने वाला है वो, ठीक है। आमतौर पर गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है। अब एक छात्र अंदर इंटरव्यू रूम में गया, उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। इसके रिप्लाई में इंटरव्यूअर ने उससे कह दिया व्हाट सो गुड मॉर्निंग, व्हाट सो गुड इन दिस मॉर्निंग, मतलब आज क्या गुड है इस मॉर्निंग में, क्या गुड है इस मॉर्निंग में। अब आप देखें, अब ये आप जैसे ही अंदर घुसे हैं, मतलब आप समझ लीजिए जैसे ही बैटिंग करने गए और पहली ही बॉल उन्होंने यॉर्कर मार दिया आपको। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे छात्र तो ब्लैंक हो जाते हैं, पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, मैं क्या आंसर दूं इसका, है ना। तो एक ये एक ट्रिकी क्वेश्चन, अभी मैं आंसर भी बताऊंगा इनका। दूसरी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन होता है, वो होता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप बताएं हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछें। ये इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, आप बताइए कि हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछें, यानी हम किस पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछें, हम जीएस के किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछें जो आपका बेहतर है, जो आपका बेस्ट है। वो कहते हैं कि जो आपका बेस्ट है जीएस में पार्ट, आप वो बता दीजिए, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये हुआ दूसरे तरह का ट्रिकी क्वेश्चन। एक और ट्रिकी क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपसे देता हूं। मान लीजिए उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यूअर ने, और आपको उसका आंसर नहीं आता। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने कहा कि नहीं सर आई एम सॉरी, मुझे ये आंसर नहीं पता है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत पॉपुलर है, अभी तो 6 महीने पहले हुआ, आपका जीएस नहीं पढ़ते क्या, आप करंट नहीं पढ़ते, चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो मान लीजिए उनने उसके बारे में थोड़ी सी आउटलाइन, उस क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है उसके बारे में आपको दे दी। अब वो आपसे पूछेंगे याद आ गया आपको। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि क्या आपको ये बोलना है कि याद आ गया, या आपको बोलना है कि नहीं सर अब ये मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने 3 ट्रिकी क्वेश्चन बताए कि ये 3 तरह के ट्रिकी क्वेश्चन, आप लोगों में से जो लोग पहली बार इंटरव्यू का ये सेशन कर रहे होंगे, जिन्होंने इससे पहले कभी पढ़ा या सुना या इस तरह से नहीं देखा होगा, तो ये सब ध्यान रखिए। सभी लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल जो मैं अभी आपको बताऊंगा इस दौरान, इस तैयारी के दौरान, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें इस दौरान, ये सभी प्रैक्टिकली छात्रों ने फेस किए। मैं विगत 25 सालों से छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली एमपीपीएससी वगैरह के छात्रों को। तो ये सब उनके पूरे अनुभव के आधार पर। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, एमपी के ऊपर, एमपीपीएससी के इंटरव्यू के ऊपर डेडिकेटेड, मतलब डेडिकेटेड आज तक इकलौती पुस्तक जो लिखी गई है एमपीपीएससी की, जो इंटरव्यू पर डेडिकेटेड है, इकलौती पुस्तक है, वो है एमपीपीएससी इंटरव्यू A to Z, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। आज तक कोई दूसरी बुक नहीं है आज तक जो एमपीपीएससी के इंटरव्यू पर डेडिकेटेड लिखी गई है। ये बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर कर देती है। अगर कोई छात्र पहली बार एमपीपीएससी का इंटरव्यू दे रहा हो तो ये बुक पढ़ेगा, उसे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे देना है इंटरव्यू, कैसे होता क्या है इंटरव्यू, कैसे होता है, ये सभी क्लियर हो जाएगा। ये सब अवेलेबल है, अमेजॉन वगैरह सारी जगह अवेलेबल है, आप इसे चाहें तो ले सकते हैं। इसका नया एडिशन भी आने वाला है, वो भी ले सकते हैं।
तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि एक्चुअली मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं जो बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करिए। अब मैंने 3 आपको बताए ट्रिकी क्वेश्चन, अब मैं इनके आंसर भी आपको बताता हूँ। इन क्वेश्चन का जो उद्देश्य है, जैसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने गुड मॉर्निंग वाला पूछा था आपसे कि व्हाट्स सो गुड इन दिस मॉर्निंग, इसका क्या आंसर होता है, क्या रेडीमेड आंसर होता है, किस तरह का हम आंसर देंगे। तो इसका उद्देश्य ये होता है उनके पूछने का कि अगर वो आपको रूम में एंटर करते ही, आप अगर इंटरव्यू के रूम में एंटर कर रहे हैं और उस दौरान वो आपको शुरू में ही आपके जो कंसंट्रेशन है उसे भंग कर रहे हैं, आपका फोकस खराब कर रहे हैं, तो अब वो ये देखना चाहते हैं हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। अब आप स्थिति को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं, खुद को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं और उस सिचुएशन को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं, वो एक्चुअली में ये देखना चाहते थे। तो अब इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो होता है पहले क्वेश्चन का कि व्हाट्स सो गुड इन दिस मॉर्निंग, इसका आंसर होता है कि सर आज गुड इसलिए है, इसके 2 रीज़न। पहला रीज़न कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का जो मेरा सपना था, यानी MPPSC के थ्रू कोई पोस्ट पाना, उसके मैं बिल्कुल पास पहुंच गया हूं, इसलिए ये गुड, चूंकि मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूं और अपने सपने के पास पहुंच गया हूं, एक कदम और पास पहुंच चुका हूं, इसलिए गुड है ये मेरे लिए। दूसरा, आपके लिए गुड क्यों है कि आप एक वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहे हो। मेरे रूप में एक भविष्य के इंटरव्यू, आप भविष्य के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहे हो और मैं इसके लिए एक बहुत सूटेबल कैंडिडेट हूं, तो आपको खुशी होगी भविष्य में कि आपने एक बहुत अच्छा चयन किया। तो इस तरह का आंसर दिया जाता है जब वो कहते हैं कि व्हाट्स सो गुड इन दिस मॉर्निंग। तो गुड किस लिए, एक पार्ट मेरे लिए क्या गुड है, एक पार्ट आपके लिए क्या गुड है। मेरे लिए गुड इसलिए कि मैंने अपने सपने का एक स्टेप और पूरा कर लिया और मैं बहुत पास पहुंच गया हूं, मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूं, मतलब मैं एक योग्य कैंडिडेट हूँ। दूसरा, आपके लिए इसलिए अच्छा कि आप एक भविष्य के बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का चयन करने वाले हैं, इसलिए ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ पहले पार्ट का, पहले ट्रिकी क्वेश्चन का इस तरह से आंसर देते हैं। दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला कि इसमें वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यूअर कि यार चलो छोड़ो, हम अपने क्वेश्चन पूछें, इससे अच्छा तुम बता दो कि तुम्हारा जनरल स्टडीज़ में ये कौन से विषय से या कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से हम आपसे प्रश्न पूछें। अब यहाँ पे क्या है, छात्र के मन में एक डिलेमा रहता है, एक बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या जवाब दूं मैं इसका। क्योंकि अगर वो ये बोलता है, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एग्जाम्पल के लिए उसने बोला कि चलिए सर मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आप हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब उसने खुद बोला हिस्ट्री मेरा अच्छा है, और मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन उस छात्र से नहीं बना, तो यहाँ पे मान के चलिए कि वो नेगेटिव हो गई पूरी कहानी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके आंसर हमेशा से ध्यान रखिए कि जो टॉपिक आपका पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे करंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, उसका भी वो सेक्शन, उस टॉपिक का ध्यान रखिए, टॉपिक का वो सेक्शन बताइए उन्हें जो आपका, आप 2 बजे रात में भी उठ के उसका आंसर दे सकते हैं। तो टॉपिक मत बोलिए। छात्र गलती क्या करते हैं, यहाँ बोल देते हैं सर हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा, पूछ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ मैं छात्रों को कि आप ये बोलिए कि सर हिस्ट्री में मेरा मिडिवल बहुत अच्छा है और मिडिवल में मैं तो अकबर और उनकी नीति तो मैंने बिल्कुल बहुत ढंग से पढ़ी हुई, तो आप उसके बारे में कुछ भी पूछिए। तो टॉपिक और साथ में उसका सेक्शन बोलिए। पॉइंट आया समझ में? इससे क्या है कि कमांड आपके हाथ में रहेगी। आप टॉपिक बोलोगे जीएस का कि सर इकोनॉमी से पूछ लीजिए, तो वो बहुत चांस है कि शायद आपसे क्वेश्चन ना बने, लेकिन आप टॉपिक और सेक्शन बोलेंगे तो चांस बहुत है कि आपकी वो कमांड होगी वहाँ पे। तो ये पॉइंट आया समझ में? तो ये दूसरी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है जिसके जवाब ऐसे देते हैं। और तीसरी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जिसमें वो बोलते हैं, अगर आपने बोला कि हमसे ये आंसर नहीं बनता और उन्होंने कहा चलो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, और बताने के बाद जब आप आंसर देते हो उसका या आप मना करते हो तो क्या करें। तो ध्यान रखिए, एक बार 99% चीज़ ध्यान रखिए, अगर एक बार आपने मना कर दिया है किसी क्वेश्चन के लिए कि सर मुझे नहीं पता, और वो उसका आंसर भी दें आपको, तो 99% कोशिश करिए कि आप मना करिए, मतलब अपने निर्णय पर फर्म नहीं, सर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ,
मतलब पूरी तरह से याद नहीं कर पाया हूँ इसको, तो कृपया ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। ये सिर्फ 1% उस केस में आंसर दीजिए इसका जब आपको लगे कि हाँ आपको पूरी तरह से वो आंसर याद आ गया है, क्योंकि इसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि ये वो बता रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप अंदाज से बताओगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। और वैसे भी आप मना कर चुके हो शुरू में, तो बेहतर है कि इसे स्किप करो और कोई दूसरा क्वेश्चन उन्हें बोलने का मौका दो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये तीनों ट्रिकी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरह के होते हैं। तो ये इस तरह के कई ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें ट्रिकी सिचुएशन भी होती है। ट्रिकी सिचुएशन कैसे होती है वो भी बताता हूँ। आपका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, ये आप बैठे हो, ये वो लोग बैठे हुए हैं, आमतौर पर 3 या कई बार 4 लोग होते हैं, ये बैठे हुए हैं, ठीक है। अचानक से इनमें से कोई एक आदमी खड़ा हो गया, अपना बेल्ट सही करने लगा, चश्मा सही करने लगा, इधर उधर देखने लगा या मुंह बनाने लगा। अब अगेन परेशानी, अब आपको लगेगा कि आपका उत्तर गलत है या आपके उत्तर में कोई दम नहीं है या आपको उनको मज़ा नहीं आ रहा या उसको सही नहीं लग रहा है, उसको बकवास लग रहा है, तो आपका जो फ्लो है, रिदम है, ये सब खराब हो जाएगी, है ना। तो इस पर्टिकुलर स्थिति में क्या करते हैं, आप ऐसी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखिए कि वो कोई खड़ा हो जाए, बोले, मुंह बनाए, आप ध्यान ही मत दीजिए जब तक कि वो आपको पॉइंट आउट करके कोई क्वेश्चन या सप्लीमेंट क्वेश्चन ना पूछे, आप ध्यान ही मत दीजिए उसकी एक्टिविटी पे। और चौथे तरह के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जब कोई सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और आंसर के बीच में अचानक से उन्होंने स्टॉप किया आपको और एक नया क्वेश्चन या उसी का एक सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस स्थिति को कैसे सामना करेंगे इसका, आप बहुत काम तरीके से उससे पूछिए कि सर मैं ये जो आंसर दे रहा हूँ इसे पूरा करूँ या अब इसे छोड़ के ये आपके सप्लीमेंट क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का आंसर दूँ। उनसे आप पूछिए, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर वो बोले कि नहीं इसे कंटिन्यूस करो तो कंटिन्यूस करिए, अगर वो कहें स्टॉप करो अब उसका आंसर को दो तो ही दीजिए। तो ये सब ट्रिकी सिचुएशन आपके सामने पैदा की जाती हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपको अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्ट क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है आपको थोड़ी ऐसी तकलीफदायक सिचुएशन में डाला जाए, आपको थोड़ा तकलीफ दी जाए, आपको परेशान किया जाए, आपको ऐसी सिचुएशन में बार बार डालते रहें जिससे आपको सिचुएशन को हैंडल करने में परेशानी आए और आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो सब खराब होता रहे। ये बेसिकली उनका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट में ये ध्यान रखिए, उनका ऑब्जेक्ट आपको रिजेक्ट करना नहीं होता है, उनका ऑब्जेक्ट आपकी पर्सनालिटी के विविध आयाम को देखना रहता है। आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए वो ऐसी सिचुएशन बनाते हैं। आपको रिजेक्ट करना उनका उद्देश्य नहीं है कि मैं तो उसको रिजेक्ट ही करूँगा, मुझे शक्ल पसंद नहीं आई, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो एक सिचुएशनल स्थितियों को, सिचुएशन को पैदा कर करके आपको ऑड स्थिति में डालते रहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा ट्रिकी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई ट्रिकी क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट एक और तरह के क्वेश्चन सेट हैं जो लगभग हर छात्र से पूछे जाते हैं और छात्रों को बड़ी तकलीफ होती है इस तरह के क्वेश्चन के आंसर देने में। ये कहलाते हैं सिनोमेटिक क्वेश्चन, मतलब पर्यायवाची किस्म के जो प्रश्न होते हैं, सिनोमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें बड़ी तकलीफ पैदा कर देते हैं और छात्र बहुत कंफ्यूज से होते हैं फिर उस समय। जैसे वो आपसे पूछेंगे देश, राज्य और राष्ट्र में अंतर बता दो, आत्मकथा जीवनी में अंतर बता दो, शासन प्रशासन में अंतर बता दो, मतलब इस तरह के कई क्वेश्चन वो क्रिएट करते हैं आपके सामने। तो ये जो सिनोमेटिक रहते हैं, यानी पर्यायवाची किस्म के जो वर्ड रहते हैं, उनको बहुत विस्तार से समझना और उनके अंतर को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम ना सिर्फ उनको विस्तार से समझें बल्कि हम उनके अंतर को भी ढंग से समझें। क्योंकि कई बार क्या है, अगर अंतर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप तकलीफ में आने वाले हो। वो आपसे कई कुछ ऐसी चीज़ पूछ सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने पूछ लिया कि भैया क्या अंतर है आत्मकथा और जीवनी में। अब पहली नज़र में आपको लगे तो एक ही चीज़ है यार, इसमें अंतर क्या है ना। तो सिंपल क्या है भाई, आत्मकथा जो है वो आदमी खुद लिखता है, व्यक्ति के द्वारा खुद लिखी गई होती है उसकी जीवन वृत्तांत, लेकिन जीवनी उस व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति लिखता है। तो अंतर आया ना समझ में। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं
उन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा भाई, एक अभी लास्ट जो मेरा एक स्टूडेंट था, उससे उन्होंने पूछा था नर्तकी और नृत्यांगना में क्या अंतर है। तो अब क्या होता है कि आदमी को पहली नज़र में लगता है तो एक ही चीज़ है, इसमें अंतर क्या है, इसमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो वहाँ तकलीफ़ें होती हैं छात्रों को, इसलिए इस तरह के पूरे सेट होते हैं कई 50-60 चीज़ों के, जिन्हें हमें रटना पड़ता है। मतलब रटना मीन्स समझना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक और कॉमन क्वेश्चन होते हैं सभी छात्रों से, वो होते हैं जो पोस्ट होती हैं, जिस पोस्ट पे आप काम करने वाले होते हो, जो पोस्ट आपको मिलने वाली होती हैं एमपीपीएससी के थ्रू, जैसे डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, ये जो पोस्टें मिलने वाली होती हैं, आमतौर पर वो इनके काम पूछते हैं कि इनके काम क्या होते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये वो पूछते हैं कि जो पत्रक होता है जो आप इंटरव्यू से पहले भरते हो, उसमें पोस्ट की प्रायोरिटी भरी जाती है कि प्राथमिकता के आधार पर आपको कौन से पद चाहिए। तो आमतौर पर लोग पहले डीसी भरते हैं, दूसरे नंबर पर डीएसपी भरते हैं, तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर भरते हैं, चौथे नंबर पर इसके बाद जिला रोजगार अधिकारी है, जिसको जो पसंद है। तो ऐसे करके क्रम में भरते हैं। तो वो आमतौर पर डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, डीओ, इन सब के काम पूछते हैं कि बताइए काम क्या काम करते हैं, या ये किस विभाग से संबंधित हैं, किस ग्रुप की पोस्ट हैं, क्लास 2 है या क्लास 3 है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए बहुत विस्तार से कम 4-5 जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनके काम विस्तार से हमें पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस। मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस के बिना तो कोई छात्र ऐसा नहीं है जो वहाँ की जो सिचुएशन होती है इंटरव्यू रूम की वो हैंडल कर सके। अगर उसकी मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस पहले से प्रॉपर नहीं है, अच्छी नहीं है, तो 3-4 लोग जो आपके सामने बैठे हैं अचानक, और जो आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ यानी आपको नौकरी देने वाले हैं, उनके सामने अचानक से आप बैठोगे तो आपका कंसंट्रेशन, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ना इनकी आंखों में देख पाओगे प्रॉपर, ना इनसे बात कर पाओगे, ना इनके क्वेश्चनों का सही ढंग से आंसर दे पाओगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि मॉक प्रैक्टिस कम से कम 1-1.5 महीने पहले से प्रॉपर तरीके से डेली 3-4 घंटे आवश्यक है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, जस्ट आपको एक आउटलाइन दी है अभी आपको। अब हम आपको अंदर थोड़ा सा विस्तार से और पढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन पहले मैं अपनी तरफ से ये बता दूं बेसिक चीज़। ये देखिए मेरी बुक है, इकलौती बुक है अभी तक एमपीपीएससी इंटरव्यू के ऊपर, तो आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा प्लान है साक्षात्कार योजना का। जो हमारी इंटरव्यू प्लानिंग होती है इसको मैंने बहुत विस्तार से डिवाइड किया हुआ है, तो इसे ध्यान से देखिए। मैंने इसके टोटल 3 स्टेप बनाए हुए हैं, ABC। ए में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बी में आपका नॉलेज टेस्ट, और सी में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट प्लस केस स्टडी। चाहे 10 मिनट का इंटरव्यू हो, चाहे 5 मिनट का इंटरव्यू हो, चाहे 45 मिनट का हो, आमतौर पर यही क्वेश्चन उससे इंटरव्यूअर पूछते हैं। इन्हीं से संबंधित सारे, ये लगभग वो सारे क्वेश्चन हैं जो उससे पूछे जाते हैं आमतौर पर। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आमतौर पर जब छात्र बैठता है उनके सामने कि सर हाँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह करके जब बैठ जाता है, तो आमतौर पर जो शुरू होते हैं क्वेश्चन, वो सबसे पहला क्वेश्चन कॉमन पूछते हैं आपके नाम का अर्थ। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन होता है। तो भैया सबसे पहले तो पूछ लेंगे, अच्छा कमल जी अपने नाम का अर्थ बताइए क्या होता है। तो नाम का अर्थ आप सोचोगे ठीक है कमल है, मैंने बता दिया, फूल है या फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं होगा। वो आपसे पर्यायवाची वाली स्टाइल में पूछेंगे, यानी कम से कम 2 से 3 आपको पर्यायवाची बताना पड़ेंगे अपने नाम के, कि कमल है भैया तो इसके बाद और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो नाम से जुड़ा हुआ है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो फिर उससे जुड़ी चीज़ पूछेंगे कि भैया अगर आपका नाम उनने का भैया सोनू है तो सोनू और कितने सोनू भारत में फेमस हैं, या चंद्रशेखर नाम है तो और कितने चंद्रशेखर फेमस हैं, या आपका नाम शिवराज जी है तो शिवराज और कितने फेमस हैं। मतलब कुल मिला के नाम से जुड़ा पहला तो पर्यायवाची पूछेंगे वो, दूसरा पूछते हैं नाम से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसके बारे में, और जितने भी महत्वपूर्ण हैं सबके बारे में, सबके कामों के बारे में। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़ जो कॉमनली पूछी जाती है।
दूसरी चीज पूछी जाती है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसका जो डे होता है और जो ईयर होता है। मान लीजिए 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी कौन सा दिन मनाया जाता है भारत में, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म 1 जनवरी को हुआ है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में और विश्व में 1 जनवरी को हुई हैं। ठीक है, ये हुआ 1 जनवरी को, मतलब आपका जो बर्थ डे का डे है, बर्थ डेट का डे है। दूसरा ईयर, अब आपका जन्म मान लीजिए 85 में हुआ, तो 85 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई देश में, दुनिया में, आपके शहर में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज होती है जिनकी तैयारी हमको स्टार्टिंग में करना पड़ती है। तो पहला चीज नाम, नाम से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसका विवरण, पर्यायवाची आपके नाम के महत्वपूर्ण व्यक्ति जितने हैं सबके डिटेल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो पूछते हैं, आपका जो भी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होता है उनके जिस व्यक्ति के वो नाम पे है, अगर भैया महात्मा गांधी पे है, जवाहरलाल नेहरू पे है, या लोकल किसी आदमी के नाम पे है, या कोई नया आदमी है जो उनको नहीं पता, तो आपको अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पूरे विस्तार से जानकारी होना चाहिए कि मेरी यूनिवर्सिटी ये है, मेरा कॉलेज ये है, ये इस व्यक्ति के नाम पे, इस व्यक्ति का अचीवमेंट ये है, इस आदमी ने ये काम किए हैं, इस तरह से इस व्यक्ति की पूरी जीवन निकला है। तो ये आपको विस्तार से बताना पड़ता है वहाँ पे। ओके, तो ये दूसरी चीज हो गई। फिर आमतौर पर क्वेश्चन घूम के थोड़ी देर में आ जाते हैं आपके हॉबीज पर, है ना। आमतौर पर हॉबीज पर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये एक बहुत ही मजेदार चीज है, ये आपको जिता भी सकती है और ये हरा भी सकती है हॉबी। तो पहली चीज तो ध्यान रखें, हॉबी को जब भी आप भरें पत्रक में, जो इससे पहले आपको मिलता है, जो वो सामने रख के बैठते हैं, आपका मतलब एक तरह से समझ लीजिए आपके जीवन का जो परिचय है, बायोडाटा है, वो उनके सामने रखा रहता है, उससे देख देख के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हॉबी वाला कॉलम जो होता है, जो हॉबी होती है, वो इसमें से उदाहरण के लिए लोग जो भारत में बॉयज़ हैं, मेल हैं, वो आमतौर पर भर देते हैं क्रिकेट। वो अपनी हॉबी भर देते हैं क्रिकेट। भैया मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट मेरी हॉबी है, थोड़ा बहुत कभी देखते भी रहे या कुछ वो हुआ तो वो भर देते हैं। मान लीजिए आपकी सच में हॉबी क्रिकेट है, तो अब आप क्या करोगे, तो क्रिकेट से जुड़े हुए आपको थोड़े बेसिक इतिहास पता होना चाहिए, क्रिकेट से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं वो पता होना चाहिए, जो वर्तमान में इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, स्पेशली जो इंडियन टीम के प्लेयर हैं उनके बारे में, उनके रिकॉर्ड के बारे में, इस खेल की जो शब्दावली है, क्रिकेट की जो शब्दावली है वो पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी वगैरह। और रिसेंट में कोई अगर रिकॉर्ड बनाया है किसी प्लेयर ने या इंडियंस ने, तो उसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि आपको क्रिकेट में रुचि है, आपकी हॉबी है। अगर आपने इसे रटने की कोशिश करी तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो कई ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपने अगर रटा है क्रिकेट को अपनी हॉबी के रूप में तो आप नहीं बता पाओगे। क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ, हॉबी एक साथ में आदमी की ज़िंदगी के साथ डेवलप होने वाली चीज़ है, ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। तो ये ध्यान रखें। कई लोग क्या करते हैं, अपनी हॉबी रट लेते हैं, रट्टा मार के हॉबी नकली बनाते हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। और लोग सोचते हैं, बहुत से लोगों का एक कॉमन डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है कि हमारी तो कोई हॉबी नहीं है। ऐसा नहीं होता, हर आदमी की कोई ना कोई हॉबी होती ही होती है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि उसकी हॉबी ना हो, होती है हॉबी, बस वो उसको चेक नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो दूसरे कामों में फंसा हुआ है, तो उसने कभी ध्यान नहीं दिया या उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको अपनी उस हॉबी पे ध्यान देना है, उससे संबंधित रिकॉर्ड वगैरह, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को निकालना है। और हॉबी किसी भी तरह की हो सकती है। देखिए, क्रिकेट हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांस हो सकता है, योगा हो सकता है, कुकिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है। तो हॉबी कुछ भी हो सकती है जो आपकी एक्चुअल है। रीडिंग हो सकती है हॉबी। लेकिन आप एक चीज़ को थोड़ा समझें कि जो आपकी हॉबी होगी, आपको उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। से एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी हॉबी सिंगिंग है, कि भैया गाना गाना मेरी हॉबी। अब गाना गाना एक हॉबी हो सकती है, एक गाना सुनना हॉबी हो सकती है। अगर आपने कहा सर गाना गाना मेरी हॉबी है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो वो पहले तो ये पूछेंगे आपको किसका गाना पसंद है। अगर आपने बोला गाना गाना पसंद है, तो वो पूछेंगे कि भैया किस तरह के गाने गाते हो, आप कव्वाली गाते हो, सुगम संगीत गाते हो, क्लासिकल गाते हो, लोक संगीत गाते हो, कव्वाली क्या गा रहे हो।
तो आपने कहा नहीं सर मैं तो ऐसे ही फिल्मी गाता हूँ। ठीक है, आपने कहा फिल्मी, तो वो कहेंगे फिल्मी में किसके गाने पसंद हैं आपको? तो आपने कहा चलो भैया किशोर कुमार के या कुमार सानू के या अरिजीत सिंह के या उदित नारायण के। तो उसके कोई गाने वो आपसे गाने के लिए बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा बताइए। वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कुछ क्लासिकल धुनों पे आधारित गानों के नाम बताइए जो अभी चल रहे हो, वर्तमान में चले हो। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सेम चीज डांस वाले के साथ है। डांस वाले सोचते हैं कि चलो भैया मैं बता दूंगा मेरा तो हॉबी डांस है, तो वो डांस का प्रकार पूछ लेंगे, भारत में डांस के प्रकार पूछ लेंगे, भारत में डांस का इतिहास पूछ लेंगे, और हो सकता है वो आपसे 4-6 स्टेप भी करवा लें डांस के। जैसे योगा वालों से तो योगा की मुद्राएं वो करा ही लेते हैं आमतौर पर, वहीं इंटरव्यू हॉल में रूम में वो योगा वालों से योगा मुद्राएं करा लेते हैं। तो वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ़ तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी हॉबी ये है और आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, आप जानते ही नहीं हो कुछ, तो आपने रट के आ गए हो, तो ये करा लेंगे। इसी तरह कुकिंग होगी तो वो कुकिंग के प्रकार पूछ लेंगे। आपने अगर कोई पर्टिकुलर आप बनाते हो तो आपके एरिया में, आपका एरिया मान लीजिए बुंदेलखंड है, तो वो बुंदेलखंड से पूछ लेंगे कौन कौन से बुंदेलखंड के टिपिकल बुंदेलखंडी व्यंजन हैं, उनके नाम बताइए। उनमें से कुछ को पूछ लेंगे कैसे बनाया जाता है। आपने कहा साहब मैं तो वो बनाता हूँ कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, या मेरी हॉबी है मैं तो मैगी बनाता हूँ, तो वो मैगी के इंग्रेडिएंट्स पूछ लेंगे कि भैया इसमें क्या अच्छा होता है, क्या बेकार होता है, क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि एक होता है कि साहब मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन जब आप हॉबी के रूप में क्रिकेट की बात करोगे तो आपको क्रिकेट पसंद है से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत विस्तार से उसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगी जो हॉबी से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। इसलिए पहली बात, हॉबी वही रखें जो आपकी एक्चुअल हॉबी है, नकली मत बनाएं, नहीं तो एक्सपोज जल्दी होंगे और जल्दी मामला ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़, हॉबी जो भी आपकी है उस पर वर्क करें, प्रॉपर समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको आउटलाइन बताई, हर चीज़ को समझें, उससे जुड़े रिकॉर्ड देखें, उससे जुड़ी चीज़ों को पढ़ने की, समझने की, प्रैक्टिकल है तो करके देखने की। अगर किसी ने बोला मैं पेंटिंग कर लेता हूँ तो वो पेंटिंग के प्रकार पूछ लेंगे, आप किस तरह की पेंटिंग करते हो। तो आपने कहा साहब मैं तो चित्र नदी और तालाब का चित्र बना लेता हूँ, तो वो बोल देंगे कि अरे ये तो पेंटिंग थोड़ी, ये तो ट्रेसिंग है। तो वो आपको अंतर पता होना चाहिए, पेंटिंग क्या होती है, ट्रेसिंग क्या होती है, मॉडर्न आर्ट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। विशेष तौर पर जिनकी प्रैक्टिकल सी हॉबी रहती है वो क्वेश्चन उनसे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, रीडिंग हॉबी बोल दिया आपने, तो रीडिंग में किस तरह की बुक पढ़ते हो आप, कौन सा लेखक पसंद है, लास्ट बुक कौन सी पढ़ी हुई है, उसकी समरी बताइए। ऐसे करके वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और इस पर काफ़ी डिस्कशन होता है हॉबी पे। हॉबी से वो आपकी पर्सनालिटी का लगभग बेसिक आइडिया लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी किस तरह की है, तो वो हॉबी से अंदाज उन्हें लग जाता है कि इस आदमी की हॉबी किस तरह की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हॉबी हो गई। हॉबी के बाद कुछ एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं फैमिली बैकग्राउंड के, कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, कि आपके पिताजी क्या हैं या आपके परिवार में क्या होता है। इसके लिए वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। अब देखिए, देखने में कितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है कि भैया अपने परिवार के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है लेकिन देखिए, आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, घर में सभी भाई बहन, हर चीज़ का नाम आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें सब। लेकिन अब वो ये देखना चाहते हैं, जब वो बोलते हैं थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, तो जब लोग शुरू करते हैं ना बताना, तो इस तरीके से उसको जानकारी देते हैं कि मेरे पिताजी ये हैं, वो ये करते हैं, एक मेरा छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, और मैं तीसरे नंबर पे हूँ, और वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आपकी आदत ऐसी पड़ी ना परिवार के बारे में बताने की, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान बता रहे हो, तो आप कैसे बताओगे? बिल्कुल आपका आंसर व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे? कि मेरे पिताजी श्रीमान XYZ, उनका ये नाम है, वो ये काम करते हैं, या यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं, या वो ये काम करते हैं। मेरी माताजी श्रीमती XYZ ये हैं, ये नाम है, ये करती हैं, ये काम करती हैं। मेरे कुल 3 भाई बहन हैं, 2 मुझसे बड़े भाई या बहन हैं, एक छोटा भाई या बहन है, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। मेरा सबसे बड़ा भाई का नाम ये है, वो ये करते हैं, छोटे का ये है। ऐसे करके आपको सिस्टमैटिक तरीके से अपने परिवार के बारे में बताना होता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी से रह रहे हो, आप उनके बारे में सिस्टमैटिक नहीं बता पा रहे हो, तो आपकी लाइफ में सिस्टम प्रॉपर नहीं है चीज़ों का, मतलब आपकी लाइफ सिस्टमैटिक नहीं है, क्योंकि आप उनके बारे में सिस्टमैटिक नहीं बता पा रहे हो। ठीक है ना?
तो इस चीज़ को समझे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में आदमी के नंबर काट लेती हैं, और वो सोचता है यार मैंने आंसर नहीं दिया इसलिए काट लिया उन्होंने। आंसर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पार्ट ही नहीं है, नॉलेज टेस्ट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है। और पर्सनालिटी टेस्ट करने के ये मीडियम है, उनके तरीके हैं। आपसे आपकी सबसे ज़्यादा, भाई आपके परिवार के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है? आप तो ज़िंदगी भर से साथ में हो, लेकिन उनकी व्यवस्था को भी आप ढंग से नहीं बता पा रहे हो, तो यहाँ परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके अचीवमेंट्स पे कि आपके ज़िंदगी में स्कूल कॉलेज या एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट क्या थे, आपने ज़िंदगी में क्या पाया, क्या अचीवमेंट आपने मिला आपको, उसके बारे में होता है डिस्कशन। तो ये आपको अचीवमेंट अपने प्रॉपर तरीके से पत्रक जो होता है उसमें मेंशन करना चाहिए, और छोटे बड़े मत ध्यान दें, आप मेंशन करें। जैसे आपको संभागीय स्तर पे अगर कोई डिबेट में, संभागीय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में या किसी में पुरस्कार मिला है, आप मान लीजिए स्कूली क्रिकेट खेले हैं जाके, तो आप सब मेंशन करिए, तो वो उस पर डिस्कशन होता है, उससे वो एक पर्सनालिटी का अंदाज लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आपके एरिया के कलेक्टर, एसपी, एमएलए, एमपी, पार्षद, संसद और कोई महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति अगर वहाँ से इनमें से खड़ा रहा हो। एक तो होते हैं कॉमन लोग, कलेक्टर, एसपी, सांसद, एमएलए, पार्षद, ये हो गए करंट वाले जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ऑलरेडी इस कैटेगरी में रहा हो, कोई सांसद प्रसिद्ध रहा हो, या आपके क्षेत्र से कोई एमएलए प्रसिद्ध रहा हो, या कोई कलेक्टर प्रसिद्ध रहा हो, तो उनकी जानकारी। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन होता है, आपके परिवार में सिविल सेवा में कोई व्यक्ति था क्या पहले, तो ये कोई सिविल सेवा में पहले था या आप पहले हो, तो इससे वो अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से मिली। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन वो पूछते हैं, बहुत ही कॉमन होता है, आपके प्रेरणा स्रोत, आपके आइडल कौन है, आपको कैसे प्रेरणा मिली पीएससी में आने में। इसमें दो तरह के क्वेश्चन एक्चुअली में शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जनरल, कि भैया आपके आइडल कौन है, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, ये जनरल हो गया। एक होता है आपके वो प्रेरणा स्रोत जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जिनने आपको प्रेरित किया पीएससी इंटरव्यू, मतलब पीएससी की तैयारी करने के लिए, एमपीपीएससी को या यूपीएससी को या सिविल सेवा में आने में प्रेरित करना। तो ध्यान रखिए, आमतौर पर ये दो तरह के ही व्यक्ति होते हैं लाइफ में आदमी के। एक तो उसका आइडल होता है, तो आइडल कोई भी हो सकता है, वो महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, वो विवेकानंद भी हो सकते हैं, कोई जिंदा आदमी भी हो सकता है। एक वो आदमी होता है, वो प्रशासनिक अधिकारी आमतौर पर ज़्यादा होते हैं, जिन्हें देख के आदमी बनने की कोशिश करता है आयोग में, या इस तरह की प्रयास करता है वो भी सिविल सेवा में आने की। तो आपको इन दोनों व्यक्तियों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, इनकी क्वालिटी को समझना पड़ेगा, और इनके कौन से वो गुण हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो बोल सकते हैं 2 गुण बता दीजिए, 3 गुण इनके बता दीजिए, तो वो क्वालिटीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, वो होता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की विशेषताएं बताइए, जो आपका गृह नगर है उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसको कई बार घुमा फिरा के भी पूछते हैं, हाउ टू सेल योर डिस्ट्रिक्ट, कैसे अपने ज़िले की विशेषताएं बताओगे, आपके ज़िले में सेल के लिए कौन सी चीज़ें हैं, मतलब ये आप कैसे बताओगे। तो इसका सिंपल वो होता है, आपको अपने ज़िले से जुड़ा हुआ इतिहास, वो ज़िला क्यों प्रसिद्ध है, कौन सा खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, कृषि में है, कोई वहाँ पे बांध वगैरह है, सिंचाई परियोजना है, कोई नदी है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहा हो, कोई ऐतिहासिक घटना रही हो, कोई आंदोलन हुआ हो वहाँ पे, तो आपको उसके बारे में विस्तार से पढ़ाई करके रखना पड़ेगी अपने ज़िले के बारे में। वर्तमान में क्यों प्रसिद्ध है, उसका इतिहास क्या है, अन्य विशेषताएं, नदी है, तालाब है, या कोई चीज़ वहाँ से निकली है, कोई बांध वगैरह है, कोई खास मेला लगता है, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वहाँ पे, तो ये विस्तार से आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या आपकी वो क्वालिटी कौन सी हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा में, इस पोस्ट में जो आपको मिलने वाली है, इसमें वो यूजफुल रहेगी, आपकी वो कौन सी क्वालिटीज़। तो इसका भी बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। से एग्जाम्पल के लिए, कई खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा आंसर रहता है इसमें कि सर मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मेरे अंदर टीम भावना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, टीम भावना है। तो मैं अगर चुना जाऊँगा प्रशासनिक पद के लिए, तो मैं
अपनी जो मेरे सबॉर्डिनेट और मेरे सीनियर होंगे उनके बीच में एक टीम भावना से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम करूंगा और सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा। चूंकि मैंने ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन रहा हूं तो मेरे अंदर ये भावना ऑलरेडी है, तो मैं इसे इम्प्लीमेंट अपने प्रशासनिक सेवा में कर सकता हूँ। तो इस तरह के कई आंसर होते हैं, अलग अलग जिनकी जो इंटरेस्ट होते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है, वो आमतौर पर वो इस तरह से बताते हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं भाई मेरे अंदर ऑनेस्टी है, कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से आया हूँ तो मुझे लोगों का महत्व पता है, छोटे लोगों का, बड़े लोगों का संघर्ष का, तो मैं ज़्यादा यूज़फुल साबित होऊंगा जनता के लिए। तो वो कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन और उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, है ना। एक मैंने जैसे आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एग्जाम्पल दे दिया, तो इस तरह से स्ट्रेंथ बता सकते हैं। प्रेरणा स्रोत आइडियल मैंने बताई दिए कि दो तरह से होंगे, एक आप पीएससी में जिन्होंने प्रेरणा दी आपको आने की, और एक आपके जो आइडल होंगे, जो प्रेरणा स्रोत होंगे, वो आपके पिताजी भी हो सकते हैं, विवेकानंद भी हो सकते हैं, महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं। और पीएससी में कितने आने की प्रेरणा दी वो व्यक्ति की जानकारी अलग आपको रखना पड़ेगी, और जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जिसकी जो आपका रियल आइडल है वो अलग होता है। तो इन दोनों की जानकारी विस्तार से रखना आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आई होगी। ये कहलाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पहला पार्ट ए। आमतौर पर जो क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट से, वो इस तरह से होते हैं। तो आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो चरण 3 अलग अलग फेज होते हैं इंटरव्यू के, उनमें पहला फेज जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होता है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा जो चरण होता है वो होता है नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट में वो आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले तरह के क्वेश्चन होते हैं जो एमपीजीके से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पोस्टिंग एमपी में होना है, आपको एमपी में काम करना है और आप एमपी में रह रहे हो, इसलिए एमपी से जुड़े हुए थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थोड़े प्रैक्टिकल वर्ड को पे ध्यान दें, थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो और आपके पास प्रैक्टिकल किस्म के क्वेश्चन वो पूछते हैं, करंट के क्वेश्चन। दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं नॉलेज टेस्ट में, वो होते हैं कि जो भी आपने पीजी किया है, यूजी में जो आपके विषय रहे हैं, उन विषय से संबंधित वो डिस्कशन कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने बीए किया है, तो बीए में कौन सा सब्जेक्ट था, आपने कहा ज्योग्राफी था, तो वो ज्योग्राफी से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो आपने कहा सर मैंने फिजिक्स से एमएससी किया है, तो वो फिजिक्स का कोई फार्मूला पूछ सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। आपने कहा मैथ्स से मैंने किया, तो वो मैथ्स की कोई चीज़ पूछ सकते हैं। तो ऐसा विषय पीजी यूजी लेवल पे किसी विषय पे वो डिस्कशन आपके कर सकते हैं। और तीसरे और इम्पॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए। जो करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आमतौर पर होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके इंटरव्यू डे से लेकर 6 महीने पहले तक के क्वेश्चन होते हैं इसमें शामिल। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यू डे मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू हो रहा है वो उस दिन के क्वेश्चन या उसके एक दिन पहले के क्वेश्चन पे ही पूरा इंटरव्यू हो जाता है। और कई बार तो वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके लिए आप तैयार ही नहीं होते। उदाहरण के लिए आप इंदौर में इंटरव्यू दे रहे हैं और सुबह सुबह कोई घटना हुई है इंदौर में जो पेपर में आई हुई है, तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस दिन इंटरव्यू आपका है उस दिन आप विस्तार से सुबह का पेपर 3-4 पेपर जरूर पढ़िए। और जिस भी ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से या जिस व्यक्ति के साथ आप जाने वाले हैं आयोग में, आप अगर वो लोकल आदमी है तो उससे उस शहर की उस दिन की कोई घटना या उसके 1 आध दिन पहले की घटना जरूर पूछें, डिस्कशन करें। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक होंगे एमपीजीके से संबंधित क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे थोड़े से। दूसरे तरह के क्वेश्चन आपके पीजी यूजी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, ये सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तीसरे तरह के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो कुछ पॉलिसी नीतियाँ वगैरह होती हैं पिछले इंटरव्यू के डे से 6 महीने पहले तक के बीच के किसी भी दिन, उससे जुड़े हुए पॉलिसियों पर डिस्कशन करते हैं वो कि भैया ये सही है या गलत है, इसमें क्या चेंज होना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा, देश को क्या फ़ायदा, देश को क्या नुकसान, इस तरह के डिस्कशन होते हैं इसमें। तो ये नॉलेज टेस्ट का पार्ट है। और तीसरी तरह का और एक इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है वो है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट। अब पर्सनालिटी के टेस्ट में क्या है, मान लीजिए आपका 10 मिनट इंटरव्यू चला, मान लीजिए 20 मिनट चला, मान लीजिए 30 मिनट चला या मान लीजिए 45 मिनट चला।
तो इस दौरान वो आपकी पर्सनालिटी पर नज़र रखते हैं कि आपने क्वेश्चन देते समय हाथ कैसे हिलाए, आंखें कैसी करी, नीचे ऊपर क्या किया, आप अंदर आके कुर्सी पर कैसे बैठे, आपने हाथ कहाँ रखे, आप आंसर देते समय हाथ किस तरह चला रहे हो, क्या है सारी चीज़ों को कर रहे हो, वो सब देखने की वो कोशिश इसमें करते हैं। सो पहली तो चीज़ वो चेक करते हैं कि आपका जो पोस्चर है, यानी जब आप कुर्सी पर बैठते हो आके तो आप बैठते कैसे, वो इसको देखते हैं, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। आपके शारीरिक हाव भाव किस तरह के, आप कितने डरे हुए हो, आप कितने ज़्यादा सावधान हो, ये सब देखते हैं। फिर वो दूसरा देखते हैं, जैसा मैंने आपको कहा ना, ट्रिकी क्वेश्चन अगर उन्होंने शुरू में ही आपसे पूछ लिया तो अब वो देख रहे हैं कि आप ये प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। हमने तो पहले ही आपको बोल्ड कर दिया, पहली बॉल पे यॉर्कर मार के बोल्ड कर दिया, अब आप हैंडल कैसे कर रहे हो जब आप क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ये देखते हैं। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर आपका अटायर, यानी वेशभूषा। ये भी एक बड़ी मायने रखती है बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ स्टैंडर्ड कलर होते हैं, उनका ही यूज़ किया जाता है। जैसे अगर उसमें काले रंग का पैंट, नीले रंग का पैंट, ग्रे कलर का पैंट, ये 3 पैंट और नेवी ब्लू, लाइट ब्लू या कोई बहुत ही लाइट कलर की शर्ट और पहन के जाया जाता है, और ब्लैक शू हो तो ये बेस्ट होता है। हमेशा ध्यान रखें जो भी कपड़े आप पहन के जाएं, एक तो वो लाइट कलर के हो जो मैंने बताया, इसके अलावा वो कम से कम 4-5 बार आप उससे पहले पहन चुके हो। उस दिन पहली बार मत पहनिए, उससे पहले उसे पहन लीजिए 4-6 बार, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और लड़कियों के लिए साड़ी या सूट जो भी वो रेगुलर पहनती हैं, वही लाइट कलर का सिंपल वाला अपना सूट पहन रही हैं तो प्रॉपर चुन्नी वगैरह होना चाहिए, साड़ी पहन रही हैं तो लाइट होना चाहिए उनका, लाइट कलर और सिंपल हो, प्लेन हो, उसमें फ्लैशी ना हो, तारे सितारे वो सब ना हो, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ठीक है, बाल प्रॉपर बंधे हुए होना चाहिए, तेल वेल की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अटायर हो गया। फिर एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो वो ये देखने की कोशिश ही कर रहे होते हैं आपकी पर्सनालिटी में आप कितने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन के आंसर देते हो। तो उम्मीद की जाती है कि भले आपको प्रेशर हो, लेकिन आप चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रख के बैठे रहें और उनसे डिस्कशन करने की कोशिश करें। हालांकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है कि उतने प्रेशर में स्माइल रखी जाए, लेकिन इसके लिए जैसे ही आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक प्रैक्टिस करते हैं इंटरव्यू की, आपको ये धीरे धीरे आने लगता है। ठीक है, चलिए। फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से चेक करते हैं, इससे आपका आई कांटेक्ट, नेत्र संपर्क। हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी आंसर देंगे, आप अपने आई का लेवल उनकी आई के लेवल से, जो भी चेयरमैन होता है बोर्ड का, उसके लेवल से रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप आंसर देते समय टेबल को देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, पंखे को देख रहे हो, सेंस वो आपका क्वेश्चन का फ्लो ही खराब कर देगा। तो आप उसकी आंखों में देखिए, और ये भी प्रैक्टिस से आएगा, ये अचानक नहीं आएगा। ठीक है। फिर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। बार बार हाथ उठा के बोलना, तेज आवाज़ में बोलना, धीमी आवाज़ में बोलना, सांस लेना, ये सब बिल्कुल मत करिए। कुरेदना, कुर्सी को वो करना, ये सब नहीं। बिल्कुल शांत बैठें, सीधे बैठें, टिक के मत बैठें कुर्सी पे, सीधे बैठ के डिस्कशन करें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव। कई लोग ऐसे होते हैं, वो डर के मारे उनकी सांस चलने लगती है तो वो बेचारे हाँफने लगते हैं आंसर देते हुए, कहीं कुछ होने लगता है, तो इसका मतलब उन्होंने प्रॉपर मॉक प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम हो रही। तो इसे करना ज़रूरी होता है। अभिवादन प्रॉपर तरीके से करें, ग्रीटिंग करके अंदर जाएं, गुड मॉर्निंग करके, और जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो सबको थैंक्स कहते हुए वापस आएँ। नो कहने की आदत डालिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप स्ट्रेट नो करिए, उसमें गोलमोल गलत सलत आंसर देने के, स्ट्रेट बोलिए नो। आप 10 में से 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे और 7 को नो बोलेंगे, तब भी आपको 150 नंबर मिल सकते हैं बनस्पत ज़बरदस्ती आंसर देने के। तो 10 में से जो भी आंसर आपको बनता है आप उसी का आंसर दें। तो ये नो बोलने की प्रैक्टिस रखें, है ना। और जो बोलना है वो उसे तेज, धीमे, अस्पष्ट बिल्कुल मत बोलें, साफ शब्दों में बोलें। जो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन से रिपीट करा लें कि भाई साहब आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं समझ नहीं पाया।
तो साफ क्वेश्चन समझें, इसके बाद आप चाहें तो 10 एक सेकेंड ले सकते हैं उस क्वेश्चन आंसर को डिज़ाइन करने के लिए, और उसके बाद आंसर को देना शुरू करिए। ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू डे और डे बिफोर इंटरव्यू। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंटरव्यू के दिन से पहले आप कम से कम 3 से 4 पेपर पढ़ लीजिए, जिससे आपको उस दिन की प्रॉपर न्यूज़ का अंदाज हो जाए। उस शहर की लोकल न्यूज़ों को पता कर लीजिए। इसके बाद मॉक प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। मॉक प्रैक्टिस के लिए जब तक आपके पास लोग हैं जिनके साथ आप बैठ के कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपके पास लोग नहीं है तो शीशे के सामने बैठ के करिए, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करिए, मोबाइल को सामने रख के करने की कोशिश करिए। मॉक प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी है। आप अगर मॉक प्रैक्टिस, और मेरा सजेशन है कि लास्ट जो 7 दिन बचते हैं, लास्ट के 7 दिन, उन लास्ट के 7 दिन में आप जो ड्रेस पहन के जाने वाले हो फाइनली वहाँ पे, उस कंप्लीट ड्रेस को जूते सहित पहन के कंप्लीट बैठिए शीशे के सामने या लोगों के सामने, या जो भी मॉक प्रैक्टिस करा रहा है आपको, या आप किसी कोचिंग को या संस्थान को ज्वाइन कर रहे हैं, तो लास्ट 7 दिन प्रॉपर उसी अटायर में जाइए और उसी तरह से दीजिए कि आपको कोई कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान दें कि मौसम के हिसाब से कपड़ों का चयन करें। कि गर्मी है तो ऐसा नहीं टाई और सूट पहन के चले गए, और ठंड है तो मालूम चला कि खाली हाफ शर्ट पहन के चले गए। तो मौसम के हिसाब से होना चाहिए आपके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखें, अगर आप टाई नहीं पहनते तो टाई को मत पहने, खाली कोट पहन सकते हैं आप, क्योंकि टाई अगर आप रेगुलर नहीं पहनते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होगी वहाँ पे। तो टाई मत पहनिए, आपको पहनना ही है तो अगर ठंड का टाइम है तो सूट पहने या हाफ स्वेटर पहन लें, और गर्मी का टाइम है तो बिल्कुल हाफ शर्ट पहने, लाइट जैसा मैंने बताई है वो। ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है केस स्टडी। ये एक्चुअली में सार है पूरे इंटरव्यू का। केस स्टडी से आशय होता है कि वो आपको कुछ सिचुएशन देंगे। वो कहेंगे, मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर हैं XYZ शहर के, अब यहाँ पे कोरोना की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रैक्टिकल सी सिचुएशन होती है, और अब यहाँ पे दवाइयों की बहुत कमी हो गई है, लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आप कैसे हैंडल करोगे? या एक भीड़ आंदोलन कर रही है, बहुत उग्र है वो भीड़, पत्थर चला रही है, अब आप कैसे हैंडल करोगे? ठीक है। या आपके ज़िले में कोई इम्पॉर्टेंट मेला लगता है, उस मेले में लास्ट ईयर भगदड़ में कई लोग मर चुके हैं, इस साल आप क्या नए प्रबंध करोगे? तो इसमें सिचुएशन 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी होती है जो पहले घटनाएं उस तरह की कुछ हो चुकी हैं वो, और एक होती है बिल्कुल नए तरह की सिचुएशन देंगे वो आप। तो उसमें वो देखते हैं कि आप किस तरह से जवाब दे रहे हो, किस तरह से उनको अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बता रहे हो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, इन सबके जवाब बेसिकली क्या होते हैं? इन सबके जवाब होते हैं, जो जवाब आपको देना वो तो आप दे ही रहे हो, लेकिन जवाबों का जो सार होता है वो होता है नियमानुसार। देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट होती हैं, चाहे डिप्टी कलेक्टर और DSP, कोई भी पोस्ट हो, हर पोस्ट के वेल डिफाइंड काम होते हैं। ध्यान से समझिए, हर पोस्ट के कुछ ड्यूटी और वर्क डिफाइन है। तो आप कोई भी सिंघम नहीं बन सकते, कोई भी जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो नहीं बन सकते। आपको हर काम नियमानुसार करना है, तो हर काम में आपका नियम दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं साहब सिंघम बन गए मैं तो छक्के मार दूंगा और फेंक दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। तो विद इन अ नियम उसे वो काम करना पड़ता है नियम के अनुसार। तो सार उसका यही रहता है लास्ट में उस आंसर का कि सर ये मैं ऐसे करूँगा क्योंकि मुझे ये नियम के अनुसार काम करना है। तो वो जो विद इन नियम के अनुसार होंगे वो काम किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, है ना। अब मैं आपको थोड़ी सी पोस्ट की जानकारी दे देता हूँ कि आखिर MPPSC में जो पोस्ट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आमतौर पे इस तरह की जो आप पोस्ट देख रहे हो 15-16, इन्हीं में पोस्ट रहती हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कम ज़्यादा होती रहती हैं, थोड़ी बहुत कभी 1-2 बढ़ जाती हैं, लेकिन मोरलेस मैक्सिमम पोस्टें इन्हीं में से होती हैं। तो मैं ये पोस्ट और उनकी क्या क्लास होती है, किस विभाग से संबंधित होती हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको और आइडिया दे देता हूँ, तो आपको एक बेसिक और आइडिया लग जाए।
सबसे जो हायर पोस्ट होती है, उच्च स्तर की पोस्ट होती है, वो होती है डिप्टी कलेक्टर, उप जिलाध्यक्ष। राज्य प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत इसे GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये विभाग इनका होता है डिप्टी कलेक्टर का, GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग का। और क्लास इसकी होती है द्वितीय श्रेणी राजपत्र, है ना। मजिस्ट्रेट ऑफिसर क्लास 2 इसकी पोस्ट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये गृह विभाग के अंतर्गत होती है। पुलिस गृह विभाग इसका विभाग होता है, पुलिस विभाग के अंतर्गत आती है गृह विभाग में, ये भी क्लास 2 होता है। तीसरा होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग का, ये भी क्लास 2 होता है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर, ये भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का होता है, क्लास 2। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, CO जनपद पंचायत, ये भी क्लास 2 पोस्ट होती हैं पंचायत विभाग की। फिर विकास खंड अधिकारी पंचायत विभाग की होती है, क्लास 2। महिला विकास परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, क्लास 2। रीजनल कोऑर्डिनेटर विकास खंड अधिकारी आदिम जाति विभाग की, क्लास 2। सहायक अधीक्षक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रेवेन्यू तृतीय, नायब तहसीलदार NT रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्लास 3। CMO नगरीय विकास विभाग, क्लास 3। असिस्टेंट जेलर, क्लास 3 जेल विभाग। वाणिज्य कर निरीक्षक मतलब कमर्शियल टैक्स ऑफ इंस्पेक्टर, वाणिज्य विभाग, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, क्लास 3। फिर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर, सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, क्लास 3। डिप्टी रजिस्ट्रार, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, क्लास 3। RTO विभाग। ये कुछ बेसिक पोस्टें हैं। आमतौर पे आप जितनी भी पोस्ट देखेंगे हर साल एडवर्टाइज होती हुई, लगभग 90% पोस्टें इसी में से रहेंगी। 10% में कुछ नई जोड़ दें तो जोड़ दें, अदरवाइज लगभग आउटलाइन यही है पोस्टों की, उनके विभाग। और तो वो इनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये जो डिप्टी कलेक्टर है उसके काम बताओ, उसका विभाग क्या है, उसकी पोस्ट क्लास क्या होता है। तो ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगना जरूरी है। फिर उसके बाद अब मैंने आपको कुछ ये ट्रिकी क्वेश्चन भी बता दिए, ये भी बता दिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस। एंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक प्रैक्टिस। तो इसे आप इसे 2 तरह से लीजिए। पहला, जिस दिन आप MPPSC की तैयारी स्टार्ट करते हैं उस दिन से ही अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्री, मेंस, इंटरव्यू ये तीनों इंटरलिंक्ड पार्ट हैं, ये अलग अलग नहीं है। दूसरी होती है वास्तविक एक्चुअल मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस। ये हर हाल में कम से कम 1 महीने पहले से शुरू हो जाना चाहिए आपकी इंटरव्यू डेट के। और इसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, किसी सीनियर की मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर कर सकते हैं, मोबाइल की हेल्प से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लीजिए उनको और उन पर डिस्कशन करिए। तो ये सब आप काम कर सकते हैं। पिछले सालों के क्वेश्चन जो आते हैं इंटरव्यू पूछे गए, उन क्वेश्चन के आंसर अपनी तरफ से देने की कोशिश करिए। जो मैंने आपको ये सारी लिस्ट बताई है, ये जो लिस्ट बताई है ना, इसके एक एक पॉइंट को मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए लेते जाइए और उनके अपने रेडीमेड आंसर बनाते जाइए। एक एक आंसर को लेते जाएं और बनाते जाएं। सो आपकी बढ़िया तैयारी शानदार कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया अब इंटरव्यू के बारे में। अब आपके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, आप लोग क्या पूछने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ बेसिक आउटलाइन तो समझ में इंटरव्यू की आ गई होगी। मेरी तो पूरी कंप्लीट बुक ही है, 250 पेज की तो बुक है इंटरव्यू पे, तो वो तो बहुत विस्तार से मैंने लिखा ही हुआ है। और मैं फिर से थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं अभिषेक खरे सर हूँ। मैं 1996 से MPPSC UPSC के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ
ये मेरा 25वां वर्ष है MPPSC और UPSC के छात्रों को पढ़ाते हुए। मैं कैरियर काउंसलर और ऑथर भी हूँ, फीचर भी हूँ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2016 में लिटरेचर कैटेगरी में। MP रत्न अवार्ड मिला हुआ है MP के CM से एजुकेशन के लिए। मेरे स्टूडेंट MPPSC में टॉपर रह चुके हैं, 2nd, 3rd, 7th रैंक ला चुके हैं। IAS में मेरे स्टूडेंट 46, 127, 202, 268, 294 रैंक ला चुके हैं। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारी मेरी बुक चल रही हैं। ओके, मैं मध्य प्रदेश के MPPSC के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर टीचर्स में से एक हूँ। चलिए अब आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर बात करते हैं। हाँ सुहाना, वो तो मैंने बता ही दिया कि आज वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है कुछ, उसकी वजह से मेरी शक्ल क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन स्लाइड आपको क्लियर दिख रही होगी, इसलिए मैंने ये कंटिन्यूस कर दिया। नमस्कार सचिन प्रजापति सर, 12th के बाद MPPSC की तैयारी कैसे करें? तो देखिए स्टेटस गुरु, 12th के बाद जो तैयारी आपको शुरू करना है, पहले साल शुरू में आप इस प्रिपरेशन के फील्ड में आने के लिए आपको स्टार्ट करना है। पहले जनरल स्टडीज़ की एक बुक ले लीजिए, टाटा मैग्रो हिल। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, न्यूज़ TV डिबेट देखना शुरू करिए। पिछले साल के पेपर ले लीजिए और उन पेपरों अनसॉल्व पेपर से प्रश्नों के स्तर को समझने की कोशिश करिए। सिलेबस को सामने रख लीजिए, उससे इस परीक्षा के आउटलाइन को समझने की कोशिश करिए। ये तरीका है शुरू में। 12th के बाद ठीक है सर, जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें और कितना मंथ यल देना पड़ेगा? चित्रांश एक चीज़ समझ लीजिए, एक साल आपको कम से कम मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटे है, लेकिन आप जॉब के साथ हैं तो आपको 3 घंटे रोज और संडे को कम से कम 12 घंटे देना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। सर टाइगर तिवारी सर, मैं निकालने के बाद इंटरव्यू कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं? वो मैंने आपको बताई, टाइगर पूरा इंटरव्यू पे ही बताया कि कैसे होता, तो कमियां गलतियां आपको समझ में आई गई होंगी कहाँ कौन करता है। आकांक्षा लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सर मेंस में निकालने के बाद इंटरव्यू कैसे रिजेक्ट हो जाता है, ये मैंने आपको टाइगर बताई। सर मिनिमम मार्क्स कितने मिलते हैं इंटरव्यू में? शिवांगी परमार, इंटरव्यू में देखिए कुल मिला के 175 मार्क्स होते हैं, 1400 मार्क्स होते हैं हमारे मेंस में, प्लस 175 होते हैं इंटरव्यू में। टोटल 1575 नंबर से बनाई जाती है मेरिट, और आमतौर पर 950 प्लस नंबर लाने वाले का चयन हो जाता है आउट ऑफ 1575। और मैं यहाँ एक चीज़ भी बता दूँ, मध्य प्रदेश PSC में लोगों ने 165 मार्क्स भी लोग लाए हुए हैं इंटरव्यू में। 165 मार्क्स भी ले आते हैं लोग इंटरव्यू में 175 में से, तो आप सोचिए किस स्तर का वो इंटरव्यू देते होंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके इंटरव्यू 40 मिनट 30 मिनट या 50 मिनट नहीं चलते, इनके इंटरव्यू 20 मिनट 15 मिनट ही चलते हैं, लेकिन ये अपने 1-2 आंसर से साबित कर देते हैं कि वो क्वालिटी है इनके पास, ऑफिसर बनने की इनके पास काबिलियत है, इनकी पर्सनालिटी है, सब कुछ वो साबित कर देते हैं। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होते हैं कि आप 10 लाओ या 150 लाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ता है, ये मार्क्स इंटरव्यू के आपको अच्छी पोस्ट दिलाने में हेल्प कर देते हैं कई बार, और कई बार ये आपको पोस्ट दिला देते हैं, मतलब आप सूखे सूखे बाहर नहीं निकलते हो इंटरव्यू देके, कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। तो जितने ज़्यादा इंटरव्यू के नंबर मिलते हैं वो बोनस का काम करते हैं, या तो कई बार आपको बढ़िया पोस्ट दिला देते हैं, या आपको आप आउट हो रहे होते हो बिना अच्छे नंबर के बाद भी, तो कुछ 10-5 नंबर अच्छे आपको मिल गए तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है, तो ये हो जाता है। सर टॉपर स्टूडेंट के नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सुहाना देखिए ऐसा है, टॉपर के जो नोट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, आप खरीद भी सकते हैं, दुकानों पे भी मिलते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपियाँ भी मिलती हैं, नेट पे भी मिल जाते हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अजय सर पुराने पेपर कहाँ से मिलेंगे? पुराने पेपर देखो नेट से बड़ा आराम से मिलते हैं अजय, और अनसॉल्व पेपर तो आप मंगा भी सकते हो, आप दुकान से भी खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर घबराहट, एनेक्सिटी, नर्वसनेस को कैसे हटाएं पढ़ाई के दौरान? फेलियर का डर से कैसे मूव करें?
टाइगर ये पार्ट है। आप जब भी तैयारी करेंगे हर 10-15 दिन में आपको घबराहट, डर, परेशानी लगेगी ही लगेगी। आपको हमेशा लगेगा कि यार आप कंपटीशन में हो भी कि नहीं हो। आप हमेशा डरोगे कि कंपटीशन में आप चल भी रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये डर पार्ट है। धीरे धीरे इससे आपको आगे निकलने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये पार्ट है, चलता रहेगा। जिस तरह से आपको रोज़ सुबह उठ के खाना खाना है, चाय पीना है, इसी तरह से ये भी होने लगते हैं। तो ये डर धीरे धीरे निकल जाता है फिर हमारा। तो इसका टेंशन मत लीजिए, ये पार्ट है लाइफ का। सर इंटरव्यू में कितने मार्क्स होना चाहिए? इंटरव्यू में देखो रवि, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि 175 में से आप तो मैक्सिमम के लिए कोशिश करिए, फिर जितने भी मिल जाएं आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। क्रिकेट कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस सान्या बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप डे 1 से प्रैक्टिस शुरू करिए। क्या प्रैक्टिस करना है वो बताता हूँ आपको। डे 1 का अर्थ है जिस दिन आप MPPSC की तैयारी शुरू करते हो, आप उस दिन से ही इसे पार्ट मान के, प्री, मेंस और इंटरव्यू का पार्ट मान के तैयारी शुरू करें। कैसे करें? आप अपने घर पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने सर्किल में उस व्यक्ति को देखिए, उस व्यक्ति को देखिए जिससे बात करने में आपको डर लगता है। उस व्यक्ति को देखिए जिससे बात करने में डर लगता है। ये डर आपको क्यों लगता है? क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है, वो बड़े हैं, बड़े होने के कारण आप झिझकते हो। आपको अभी तक अपनी बात स्वतंत्र तरीके से रखने के लिए घर में बोला नहीं गया है। अब क्या करो, आप उस व्यक्ति से शुरुआत करो, बातचीत करना शुरू करो और अपनी बात को तर्क के साथ रखना शुरू करो उसके सामने। धीरे धीरे वो बात आपकी समझेगा, सीरियस लेना शुरू करेगा और आपके पास धीरे धीरे तर्क से बात को रखने की क्षमता डेवलप होना शुरू होगी। तो ये एक प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे आप करते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस आएगी। और यही एक्चुअली में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो कहते हैं ना 30 दिन में करो, 60 दिन में कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा। तो पर्सनालिटी कोई ओवरनाइट डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। ये आपकी धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल में धीरे धीरे तर्क से जब आप अपनी बातों को रखते हैं, लोगों के सामना करना शुरू करते हो, उनकी आंखों में आंख डाल के बात करते हो, तब आपकी ये पर्सनालिटी चेंज होना धीरे धीरे शुरू होती है। तो ये प्रोसेस है जिसे करना पड़ता है। ठीक है सर, इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स तो है ही नहीं। पोस्ट की जानकारी के लिए धन्यवाद। सर मेंस पेपर कहाँ होता है और कितने का होता है? श्याम, मेंस पेपर जो होते हैं वो 4-5 सेंटर बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ सेंटर बनते हैं और टोटल 1400 नंबर का मेंस होता है जिसमें 6 पेपर होते हैं टोटल। ठीक है सर, आपकी फेसबुक आईडी क्या है? मुझे आप मोबाइल नंबर भिजाइए। सुहाना, आपको मैंने बोला ही कि आप मुझे सर्च करेंगे फेसबुक में आसानी से मिल जाऊंगा। यहाँ पे हम लोग को देना मना है। आप सर्च करेंगे आसानी से मिल जाऊंगा। मैं फेसबुक में, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे हूँ। सुमित, मेरी इंटरव्यू बुक ऑलरेडी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन आप उसे 1-2 महीने रुक के लेना, नया एडिशन आ जाएगा जब तक। सर डीसी के लिए कितने मार्क्स चाहिए? रवि, ऐसा है, डीसी आमतौर पर जो देखा गया है, मैं जनरल के मेल के हिसाब से बता देता हूँ। जनरल मेल के स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है लगभग 950 प्लस में, यानी 950, 955, 960 में जनरल को स्टूडेंट को डीसी मिल जाती है। ओबीसी वाले को भी 930, 35, 40 में मिल जाती है। ओबीसी फीमेल को भी 25 से 30, 900 के बीच में मिलती है। सारा जो सिलेक्शन है जनरल मेल फीमेल, ओबीसी मेल फीमेल, इनका होता है 920 से 950, 955 के बीच में। SC ST ओबीसी के सिलेक्शन आप लगभग मान के चलिए कि 850, 800 के बीच में। ST हैंडीकैप्ड सबसे कम में होता है 700। हिमांशु, सर लेकिन ऐसा बोला जाता है कि मेंस में 850 ले आओ, एक ना एक पोस्ट पक्की हो जाएगी। हिमांशु, आप एक चीज़ समझिए, जैसे मैंने कहा जनरल मेल टोटल नंबर है हमारे पास 1575।
जिसमें 1400 नंबर हैं मेंस के और 175 नंबर हैं इंटरव्यू के। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप अगर मेंस की अकेले बात कर रहे हो तो आप 750 से 880 के बीच में नंबर ले आइए, ये आप ले आए मेंस में, और इंटरव्यू में आप अराउंड 100 नंबर ले आइए, तो आपको पोस्ट पक्की है, इसमें कोई परेशानी नहीं है जनरल मेल के हिसाब से। बाकी आप और कम कर लीजिए कैटेगरी के हिसाब से। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो इसी पे बना हुआ है, मेंस की तैयारी कैसे करें, तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा। ये पूरी सीरीज देखिएगा आप लोग, इसमें मैंने 6 लेक्चर लिए हैं अलग अलग टॉपिक पे। आप लोग उस सीरीज को देखिएगा, उसे शेयर करिएगा, इसे भी शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिएगा। आपको बहुत सारा समझ में आएगा कि मैंने ये मेरे जो 25 वर्ष का पढ़ाने का सार है ना, एक्सपीरियंस जो मेरा, ये मैंने इन पूरे 6 सीरीज में रखा है। आप बहुत ध्यान से इसे देखिएगा, फिर से देखिएगा खाली टाइम में। आपकी जो देखो, ये मैंने वो मिस्टेक्स बताई हैं लोगों की, बच्चों की, जो आप खुद तैयारी करोगे तो 6-6 महीने 1-1 साल के बाद आपको समझ में आएंगे, और ये आपको मैंने पहले दिन बता दी। ठीक है, मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज 21 साल होती है। इसमें टाइगर 21 साल आपके पूरे होना चाहिए परीक्षा देते समय। 21 साल प्लस आपके ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर भी चल जाता है। आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में तो भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन 21 ईयर तो चाहिए ही, मतलब 21 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सर, दिव्यांग स्टूडेंट को इंटरव्यू बोर्ड कैसे ट्रीट करता है, प्लीज़ बताएं। सुमित, ऐसा है, आप एक चीज़ समझें कि जो दिव्यांग स्टूडेंट होता है, अगर वो इंटरव्यू देने आ रहा है तो इंटरव्यू बोर्ड का नज़रिया उसके प्रति अच्छा रहता है, थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण रहता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये एक होशियार बच्चा है जिसने मेहनत से, अपनी इस तकलीफ़ के बाद भी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचा है, मतलब ये होशियार बच्चा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में उनकी सोच पॉजिटिव रहती है, और उसे बहुत मौके भी देते हैं, एक्स्ट्रा मौके भी देते हैं। हमेशा भी देखा गया है कि वो उसको एक्स्ट्रा ना सिर्फ मौका देते हैं बल्कि उसे इंकरेज भी करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उन्हें पता है इतनी मेहनत से आया है यहाँ पे। ठीक है सर, डिप्टी कलेक्टर से डीएम बनने में कितना समय लग जाता है। देखो तरुण, ऐसा है, जो प्रोसेस है वो लगभग मैं आपको 2 तरह से बताता हूँ। पहला होता है, एक जो है थ्योरी है 8 से 10 साल, और दूसरा है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली लग जाता है इसमें 10 से 15 लगभग साल, वो भी तब जब आपका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो। ये 2 हैं प्रोसेस, लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। अगर रिकॉर्ड क्लीन है तो बन जाता है, और नहीं तो थ्योरी में तो 8 से 10 साल ही लिखा हुआ है। सर, किसी दिन पढ़ाना बहुत हो जाती है, किसी दिन बिल्कुल नहीं होती। पवन, मैंने ऑलरेडी एक इस पे लेक्चर लिया हुआ है। हम जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनमें एक मिस्टेक ये भी है, इर्रेगुलर स्टडी। इर्रेगुलर स्टडी का मतलब ही ये होता है, किसी दिन हम 6 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते। सो इर्रेगुलर स्टडी से बचिए, एक फिक्स करिए टाइम कि मुझे 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, आप कर क्या सकते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में एक दिन ऐसा रख लीजिए जिस दिन आप बिल्कुल मत पढ़िए। वो दिन रख लीजिए आप, वो दिन जैसे अपन बोलते हैं ना ब्रेक, तो एक दिन रख लीजिए जो आपका ब्रेक का है, उस दिन आप बिल्कुल मत पढ़िए। तो उस दिन के हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर लें कि अगर आपको किसी दिन लगता है आज बोरियत लग रही, तो आप सोचो कि 3 दिन बाद यार वो ब्रेक वाला दिन आने वाला है, ऐसे करके काम चलाएं। सर, कोचिंग कंपलसरी है क्या, फूड फैक्ट। सर, कोचिंग कंपलसरी है टाइगर, नहीं, मैं कभी नहीं बोलता कि कोचिंग कंपलसरी है। हाँ, लेकिन कंपटीशन इतना है कि आपको कुछ चीज़ें, जैसे ही मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, अब इसमें बहुत सी जानकारी आपको जो मिली होगी वो आप अपने स्तर पर तैयारी करेंगे तो शायद आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाएँ। कोचिंग में होता क्या है कि आपको जानकारी रेडीमेड जल्दी मिल जाती है। दूसरा, आप अपना अनुमान लगा सकते हो दूसरे छात्रों के हिसाब से कि आप कहाँ चल रहे हो, प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। तीसरा, एक सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है। चौथा, एक सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स कंप्लीट होता है। पांचवा, जो टीचर होते हैं वो चूँकि एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें पता है ट्रेंड क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सा पार्ट सिलेबस का इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अपने स्तर पर भी लोगों ने बिना कोचिंग के भी निकाला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अनिवार्य नहीं है कोचिंग, लेकिन
डिपेंड करता है। आप सक्षम हैं तो कर सकते हैं, अगर सक्षम नहीं है तो आप मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आज से परीक्षा में पदों, सेवा शर्तें, पद दायित्व के बारे में कुछ मार्गदर्शन इससे बहुत रहता है। अश्विनी, इस पे जैसे मैंने अभी आपको पोस्ट बता दी हैं, इन पोस्टों के अलग अलग काम होते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वाले जो पोस्टें होती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर होता है, रेवेन्यू से संबंधित काम होते हैं उनके। वो न्यायालय में बैठते हैं, रेवेन्यू न्यायालय में बैठते हैं, न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, आदेश देते हैं बहुत सारा। उनकी परमिशन से ही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं शहर में, धरने प्रदर्शन जुलूस उनके उससे होते हैं। ऐसे बहुत सारे वैरायटी के काम हैं। मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पोस्ट, उनके कामों को मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा। नीलेश, इंटरव्यू में मिनिमम नंबर कितने हैं? नीलेश, मैंने आपको बताया ना 175 मार्क्स होते हैं टोटल इंटरव्यू में, और इसमें से मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता। आपका प्रदर्शन पे आप 150 भी ला सकते हो, 165 भी ला सकते हो, 20 नंबर भी ला सकते हो, डिपेंड करता है। इंटरव्यू के नंबर आपकी अच्छी पोस्ट दिलाने में हेल्प कर देते हैं कई बार, और कई बार आपको पोस्ट दिला देते हैं, ये बेनिफिट है। सर इंटरव्यू क्राइटेरिया होता है क्या कि मिनिमम मार्क्स लेना है कितने? नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है हिमांशु, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंटरव्यू आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप एक सर्टन रेंज में हैं। सर्टन रेंज का मतलब अगर आप जनरल मेल के कैंडिडेट हैं और आपको इंटरव्यू कॉल आया है, इसका मतलब मान के चलिए कि जो आपके मेंस में नंबर हैं वो लगभग 850 के आसपास नंबर हैं, तभी आपको इंटरव्यू कॉल आया है। ये आप मान के चलिए। वो 830, 40, 45 भी हो सकते हैं, 855, 60, 70 भी हो सकते हैं, लेकिन इस रेंज में आप हैं तभी आपको इंटरव्यू कॉल आया है। यहाँ से आपने 100 नंबर, 150 नंबर अगर ऐड कर दिया 850 में, तो आपको पोस्ट मिलना तय हो जाती है। ऐसा है। एमपीपीएससी के नोट्स किस कोचिंग के बेस्ट हैं? एमपीपीएससी के देखो नोट्स ऐसा है, पर्टिकुलर कोचिंग का तो मैं नहीं बोलता, वैरायटी के नोट्स हैं। एक किसी कोचिंग के या एक किसी इंस्टीट्यूट के पूरे नोट्स अच्छे नहीं होते हैं, कम से कम एक या दो कोचिंगों के या एक या दो वैरायटी के नोट्स होना चाहिए जिसे कंपेयर कर सकें। अभी तक मुझे किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग के सारे नोट्स अच्छे नहीं लगे हैं, कुछ ना कुछ कमियां सब में हैं, इसलिए कम से कम 2 तरह के नोट्स जरूर रखें। ओके, वेरी वेरी थैंक्स। सर मैं इंदौर में अकेला रहता हूँ कोचिंग के लिए, तो वहाँ सर्वाइव कैसे करें? लोनलीनेस, डिप्रेशन फील होता है, कभी कभी डर भी लगता है। टाइगर, मैं आपको बताता हूँ, जिन व्यक्ति को भी डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, डर लगता है, उनके लिए घबराहट होती है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहला, इससे दूर कैसे हो? तो ये जो चीज़ें हैं, इससे दूर होने के लिए हर 7 दिन में, 10 दिन में, ये 15 दिन में ये सब होता ही रहेगा आपको। उसका तरीका क्या है? जिस दिन आपको ये सब होने लगे, जिस दिन तो 3-4 दिन में बढ़ जाए, या जब 7वें दिन में, 8वें दिन में, तो सबसे पहले तो अपने पसंद की मूवी देखिए, पिक्चर, फिल्म देखिए, अपने पसंद का म्यूजिक सुनिए, मोटिवेशनल स्टोरी, बुक, वीडियो देखिए। संघर्ष से जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनकी स्टोरी पढ़िए, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। और ये फिल्म जो आप देखेंगे ये होना चाहिए कॉमेडी या एक्शन, ये रोतली नहीं होना चाहिए। और म्यूज़िक भी कौन सा होना चाहिए? बढ़िया वाला, जिसमें आपको फ़ायदा हो, बढ़िया फ़ायदा लगे, है ना। रोतला वाला कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, बढ़िया चीज़ हो जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो वो करें, है ना। ये आप हर 7-8 दिन में एक आध बार कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा रखिए, हर 7वें दिन या 10वें दिन या 15वें दिन, जो कंप्लीटली ब्रेक हो, बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए। उस दिन कोई पढ़ाई मत करिए, तो इससे रिचार्ज हो जाएंगे आप। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको करना है फॉलो।
बुक लिस्ट हेमलता मैं ऑलरेडी पूरी बता चुका हूँ, आपको याद होगा। इससे पहले मेरी एक बुक है दो, इसके पहले का पहले वीडियो जो मैंने दिया था वो बुक लिस्ट पर दिया था, तो आप वो देख लीजिए। ओके, ठीक है। तो उम्मीद है सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें, लगभग मैंने सब जो आंसर देना चाहिए उनके सारे के जवाब दे दिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच सभी को।